नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो हमारी जो मिलती जुलती रचनाओं की श्रृंखला चल रही है, उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज एक नए शब्द के साथ हम आए हैं और वो शब्द है फूल। तो आज हम देखेंगे फूल शब्द से कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई हैं, किस सन में लिखी गई हैं और विधा क्या है और किसने लिखी है। तो इस पर हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। और आपको शुरुआत में ही बता दें कि आज की क्लास जो है वो लंबी होने वाली है, तो आप शुरू से अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा, रचनाओं को देखिएगा। आपको सारी की सारी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इम्पॉर्टेंट है, सब परीक्षाओं में पूछी गई हैं, इसलिए आप क्लास को स्किप मत कीजिएगा, क्लास को पूरा देखिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं सबसे पहली रचना के साथ। पहली रचना है फूल नहीं रंग बोलते हैं। ये रचना 1965 ईस्वी में लिखी गई है, एक काव्य विधा है और ये लिखा है केदारनाथ अग्रवाल ने। इनको आप सिंपल सा याद रख सकते हैं कि फूल नहीं रंग बोलते हैं, ऐसा हमने कहाँ देखा, तो केदारनाथ में देखा। हम केदारनाथ गए थे तो वहाँ पे हमने देखा कि फूल नहीं, वहाँ पे तो रंग ही बोलते हैं। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। अगली जो रचना है, देखिए अगली रचना है दोपहरिया के फूल। तो दोपहरिया के जो फूल हैं ये 1942 ईस्वी में लिखी गई रचना है और ये दिनेश नंदिनी डालमिया की रचना है। तो कह सकते हैं दोपहरिया के फूल जो हैं वो डाल पर खिलते हैं। वैसे कोई भी फूल हो तो भाई फूल जो होता है वो डाल में ही लगा होता है, तो याद रख सकते हैं कि जो दोपहरिया के फूल हैं वो केवल दिनेश नंदिनी के डाल पर ही आपको खिलते हुए दिखेंगे। तो दोपहरिया के फूल दिनेश नंदिनी डालमिया की हो गई। आगे है फूल का दर्द। ये रचना जो है 1986 ईस्वी में लिखी गई है और ये एक उपन्यास विधा है। तो फूल का दर्द ये भी दिनेश नंदिनी डालमिया की रचना है। तो जो फूल होते हैं उनको जो दर्द होता है ये किसको पता है, ये केवल डाल को ही पता होती है कि फूलों को भी दर्द होता है। हम इंसानों को नहीं पता चलेगा कि फूल को दर्द होता है, लेकिन फूल को दर्द होता है ये किसको पता है, जिससे वो जुड़ा होता है। जैसे हमारे बॉडी में अगर कहीं पेन होता है तो हमें पता चलता है ना कि किसी और को पता चलेगा। अगर हमारे हाथ में दर्द हो रहा है तो हमें पता है कि हमारे हाथ में दर्द हो रहा है। कोई सामने वाला व्यक्ति नहीं बता पाएगा कि हाँ इनके हाथ में दर्द हो रहा है या पैर में दर्द हो रहा है, नहीं बता पाएगा। वैसे ही फूल का जो दर्द है वो कोई नहीं जानता, कौन जान सकता है, बस डाल ही समझ सकता है कि फूल को भी दर्द होता है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि फूल का दर्द किसकी रचना है, दिनेश नंदिनी डालमिया की है और ये एक उपन्यास विधा है जो कि 1986 ईस्वी में लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। अगली रचना है लाल पीले फूल। ये 1997 ईस्वी में लिखा गया है, निबंध संग्रह है और ये रविंद्रनाथ त्यागी ने लिखा है। किसने लिखा है, रविंद्रनाथ त्यागी ने लिखा है। तो लाल पीले फूल, देखिए इन्होंने इनके पास कई फूल आए, लाल कलर के फूल आए, पीले कलर के फूल आए, नीले कलर के फूल आए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने लाल पीले फूल को त्याग दिया। जब ज्यादा चीजें आपके पास आ जाएंगी तो आप उसमें से एक दो को हटा देंगे ना, कहेंगे कितने तरह का हमें रखे, हमें एक ही तरह का चाहिए था। तो इन्होंने क्या किया, लाल पीले फूल का क्या कर दिया, इन्होंने लाल पीले फूल का त्याग कर दिया। तो ये क्या है, त्यागी का हो गया लाल पीले फूल। और कौन से त्यागी हैं, रविंद्रनाथ त्यागी। और ये एक निबंध संग्रह है, 1997 ईस्वी में लिखा गया है। थोड़ा सा ट्रिक से जोड़ते चलेंगे तो चीजें यहीं पे साथ में याद भी होती जाएंगी। आगे है काश फूल गए। 1999 ईस्वी की रचना है, निबंध संग्रह है और ये श्री राम अवध शास्त्री के द्वारा लिखा गया जो है रचना है। आगे बढ़ते हैं तो अगली रचना है रेती के फूल। रेती के फूल ये 1954 ईस्वी में लिखा गया है। ये भी एक निबंध संग्रह है जो कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो कह सकते हैं जो रेती के फूल हैं वो दिन में खिलते हैं। रेती के फूल कब खिलते हैं, तो रेती के फूल दिन में खिलते हैं। ये भी निबंध संग्रह है, 1954 ईस्वी की है। आगे बात करें तो अगली रचना है माटी का फूल। ये 1953 ईस्वी में लिखा गया ग्रंथ है और ये भी एक निबंध संग्रह है, माटी का फूल। ये लिखा है ठाकुर राम आधार सिंह ने। किसने लिखा है, ठाकुर राम आधार सिंह ने लिखा है माटी का फूल। आगे बढ़ते हैं तो अगली रचना है अशोक के फूल। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है और परीक्षा में कई बार इससे प्रश्न बने हैं।
अशोक के फूल ये निबंध संग्रह है। इसका समय आप ध्यान रखिएगा, 1948 ईस्वी में लिखा गया है। एक निबंध है अशोक के फूल। और ये रचना है किसकी? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने आप में एक महत्वपूर्ण लेखक है, इसलिए इनकी रचनाएं जो है वो स्वयं ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो अशोक के फूल जो है ये एक महत्वपूर्ण रचना है जो कि निबंध विधा है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, 1948 में ये लिखी गई रचना है। आगे बात करें तो अगली रचना है बिखरे फूल। बिखरे फूल जो है ये भी निबंध संग्रह है और ये रघुवीर सिंह की रचना है। देखिए, रघुवीर के पास क्या था? रघुवीर के पास इन फूल था, उनके पास फूल रखे हुए थे, ढेर सारे थे। लेकिन क्या हुआ, इनके सारे फूल क्या हो गए थे? बिखर गए थे। इन्होंने फूलों को बांध कर नहीं रखा। मतलब याद रख सकते हैं, निबंध बांध कर नहीं रखेंगे तो फूल क्या हो जाएंगे? सारे फूल बिखर जाएंगे ना। तो इससे आप इनका विधा भी याद रख सकते हैं, बिखरे फूल। बिखरे फूल कब? जब उनको हमने बांध कर नहीं रखा। तो ये क्या हो गया? बंधे नहीं है, यानी कि निबंध हो गया। और किसने नहीं बांध के रखा? रघुवीर ने नहीं बांध कर रखा, इसलिए फूल क्या हो गए? बिखर गए। इस तरीके से आप इनको कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली रचना है पुटुस के फूल। तो पुटुस के फूल 1998 ईस्वी की रचना है और ये एक कहानी है जो कि प्रहलाद चंद्र दास की रचना है। कहानी विधा है पुटुस के फूल, 1998 ईस्वी में लिखी गई है। आगे बात करते हैं तो अगली रचना है जिंदगी और गुलाब के फूल। ये 1961 ईस्वी की रचना है। ये भी कहानी विधा है। ये है उषा प्रियमवदा की रचना। आगे है अबरक के फूल। अबरक के फूल 1979 ईस्वी की रचना है और क्या है? ये एक कहानी है जो कि योगेश गुप्त की रचना है। योगेश गुप्त ने लिखा था अबरक के फूल, 1979 ईस्वी में एक कहानी की रचना की थी। आगे बात करें तो अगली रचना है सुबह के फूल। सुबह के जो फूल है ये कहानी है जो कि 1959 ईस्वी में लिखा गया है। कहानी है सुबह के फूल और लिखा किसने है? महीप सिंह ने लिखी है। महीप सिंह ने लिखा है सुबह के फूल, एक कहानी विधा है। अगली रचना है नीम के फूल। नीम के फूल 1964 ईस्वी में लिखी गई है और ये एक कहानी है और ये है गिरिराज किशोर की। तो देखिए, जो नीम के पेड़ होते हैं तो नीम के पेड़ पे भी फूल आते हैं। तो जो नीम के पेड़ पे जो फूल होते हैं वो क्या होते हैं? वो जमीन पे गिर जाते हैं, पेड़ों में टिके नहीं रहते हैं। वो फूल क्या होते हैं? जमीन पे गिर जाते हैं। तो नीम के फूल गिर जाते हैं, गिर से गिरिराज किशोर याद करिएगा। नीम के फूल ये कहानी है और नीम के जो फूल होते हैं वो गिर जाते हैं, वो पेड़ों पे टिके नहीं रहते हैं। तो ये हो जाएगा गिरिराज किशोर की रचना, 1964 की है। अगली रचना है पान फूल। पान फूल जो है 1954 ईस्वी की कहानी है और ये मार्कंडे की रचना है। तो इन्हें आप कैसे कनेक्ट करेंगे? देखिए, कोई औरत है, वो अपने घर में सोचिए अपने पति से कह रही है कि जाके फूल लेके आओ। तो फूल लेने के लिए आप सुबह ही भेजेंगे ना किसी को, तो फूल लेने के लिए भेजते हैं। अब उनके हस्बैंड जो है वो घर से निकले फूल लेने के लिए। अब रास्ते में उन्हें पान की एक दुकान मिल गई, तो उन्होंने क्या किया? पान खा लिया। पान खा लिया, फिर फूल लेने गए। फिर फूल लेकर जो घर पे पहुंचे तो उनकी पत्नी ने देखा ये तो पान खा के मतलब खुद को जूठा कर लिए। भाई खा लिए, कुछ खा लेंगे तो हो जाता है ना कि अब जो है मतलब आप पूजा पाठ नहीं कर सकते। तो और ये पूजा के फूल लेने गए थे, तो इन्होंने पान खा के फूल लेके आए। हाँ, पान खा लिया, उसके बाद फूल लेके आए तो फूल तो जूठा हो गया। तो जब ये घर पे आते हैं तो इनको क्या पड़ती है? इनको मार पड़ती है, डांट पड़ती है। इस तरीके से याद कर लीजिएगा। देखिए, मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस रचनाओं को याद कराना है। तो इस तरीके से थोड़ा सा याद करेंगे तो चीज़ें याद रहेंगी। पता है, हमारे दिमाग में जो है ऊट पटांग चीज़ें जो है वो जल्दी कैच करती हैं और सिंपल साधारण चीज़ें जल्दी दिमाग में बैठती नहीं हैं। इसलिए इस माध्यम से अगर याद करेंगे तो पान फूल हमेशा याद रहेगा। ये किसकी रचना है? ये मार्कंडे की है और ये एक कहानी है। ऐसा हम कहाँ सुने हैं ना, ऐसी स्टोरी हम सुनते रहते हैं कि देखिए पूजा की जो सामग्री लाई जाती है तो सब लोग कहते हैं सुबह में लेके आइए, नहा धो के जाइए, चीज़ें लेके आइए, अभी कुछ खाना नहीं है क्योंकि अभी पूजा की सामग्री नहीं आई है। तो ऐसा बोला जाता है ना। और कुछ खाने वाने के बाद कहा जाता है नहीं लाना है, अब आपको नहीं लेके आना है। तो ऐसी हमने कहानी सुनी है। तो इस तरीके से याद रहेगा कि ये कहानी विधा है और 1954 की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली रचना है कटीले फूल
लजीले कांटे, ये भी कहानी है, 1957 ईस्वी की रचना है और ये इलाचंद्र जोशी की रचना है। अगली रचना है फूलों का कुर्ता, ये 1949 ईस्वी की रचना है और ये भी कहानी विधा है। फूलों का कुर्ता जो है ये कहानी संग्रह है और ये यशपाल की रचना है। फूलों का कुर्ता पहनकर गए थे, हाँ, इनको यश मिला था। जब फूलों का कुर्ता इन्होंने पहन के गए थे तब इनको यश की प्राप्ति हुई थी। इस तरीके से याद रख सकते हैं, यशपाल का है फूलों का कुर्ता। अगली रचना है पानी भीतर फूल, ये 2013 ईस्वी की रचना है। देखिए 2000 के बाद की जितनी भी रचनाएं हैं वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं, तो इसलिए ये 2013 की है, तो इसे महत्वपूर्ण रखिएगा। पानी भीतर फूल 2013 की है, उपन्यास विधा है और ये रचना है एकांत श्रीवास्तव की। किसकी है? एकांत श्रीवास्तव की रचना है। अगली है हरे फूल की खुशबू, ये 1991 ईस्वी में लिखा गया उपन्यास है जो कि रमेश उपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। अगली रचना है फूल इमारतें और बंदर, ये 2000 में लिखा गया उपन्यास है और गोविंद मिश्र ने लिखा है फूल इमारतें और बंदर। अगली रचना है सेमर के फूल, ये 1959 ईस्वी की रचना है और ये उपन्यास विधा है जो कि मार्कंडे ने लिखा है। एक हमने मार्कंडे की रचना पढ़ी है पान फूल, ये याद हो गया होगा आप सभी को, और दूसरी है सेमर के फूल। हाँ, ये क्या गए थे, इनसे फूल लाने को कहा गया था तो ये सेमर के फूल लेके आ गए थे। सेमर के फूल ले आए इसीलिए इनको मार पड़ी। ये सेमर के फूल लेके आए इसीलिए इनको क्या हुई, इनको मार पड़ी थी। तो याद रख सकते हैं, ये मार्कंडे की है, उपन्यास विधा है, 1959 ईस्वी की है। आगे बढ़ते हैं, अगली रचना को देखते हैं। अगली रचना है फूल तोड़ना मना है, ये 1980 ईस्वी की रचना है और ये उपन्यास है और ये है गुलशेर खां सानी की रचना। इनको भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे लिखा है कि फूल तोड़ना मना है, हाँ, और ये रचना है गुलशेर खां सानी। तो यहाँ से शेर को उठा लीजिए। अगर शेर खड़ा है कहीं पर, मतलब कोई जगह है वहां पर शेर है और वहां पर फूल भी लगे हैं पौधों में, तो क्या कहेंगे? कहेंगे फूल तोड़ना मना है। क्यों? क्योंकि वहां पर शेर है, इसलिए मत जाइएगा, नहीं शेर आपको खा जाएगा। तो फूल तोड़ना मना है, क्यों? क्योंकि वहां पर शेर भी है, शेर क्या करेगा, खा जाएगा। यानी कि गुलशेर खां सानी की ये रचना हो गई, फूल तोड़ना मना है। ये 1980 की रचना है, उपन्यास विधा है। आगे बढ़ते हैं तो अगली रचना है जंगल के फूल। जंगल के फूल 1960 ईस्वी की रचना है, उपन्यास विधा है और ये राजेंद्र अवस्थी त्रिषित की रचना है। राजेंद्र अवस्थी इनका जो है उपनाम है त्रिषित, इस तरीके से इनको याद रख सकते हैं। जंगल का फूल किसका है? अवस्थी जी का है। आगे बढ़ते हैं, काले फूल का पौधा, ये उपन्यास विधा है, 1955 ईस्वी में लिखा गया है। ये है लक्ष्मी नारायण लाल की रचना। अगली रचना है अधखिला फूल, जो कि 1907 ईस्वी में लिखा गया था और ये उपन्यास विधा है और ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय की। तो कह सकते हैं अधखिला फूल, अयोध्या में हम गए थे तो वहां पे जो फूल था वो आधा खिला हुआ था। तो अधखिला फूल हमने कहाँ देखा? हमने अयोध्या में देखा अधखिला फूल। और कितने बजे देखा? 7 बजे देखा। 7 बजे से 1907 ईस्वी की रचना है। फूल सुबह में ही खिलते हैं, तो कहेंगे ना कि भैया हम सुबह सुबह गए थे 7 बजे, तो हमने अयोध्या में क्या देखा? अधखिला फूल देखा अयोध्या में 7 बजे। तो 7 से 1907 की रचना है अधखिला फूल, कहाँ पर? अयोध्या में। और क्या है ये विधा? ये एक उपन्यास विधा है। आगे बढ़ते हैं, अगली रचना है फूलों की बोली। तो फूलों की बोली ये जो है ये नाटक है, ये 1947 ईस्वी का नाटक है और ये किसका है? वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। तो कहते हैं कि वृंदावन में आप जाइए तो वहां पे लोग फूलों की बोली बोलते हैं। वृंदावन अगर आप जाएंगे तो वहां पर लोग कैसी बोली बोलते हैं? फूलों की बोली बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ, इसको ऐसे कनेक्ट कर लीजिए, 1947 में हमारा देश भी आज़ाद हुआ। तो जब देश आज़ाद हुआ तो लोगों में एक खुशी, मतलब एक खुशी की लहर चल पड़ी। तो कह सकते हैं ना, लोगों के मुंह से जो बोली भी निकल रही थी वो भी फूलों के जैसे निकल रही थी, मतलब अच्छी लग रही थी, खुशबू दे रही थी। तो फूलों की बोली वृंदावन में जाइए तो लोग फूलों की बोली बोलते हैं और ये क्या है? एक नाटक विधा है।
इस तरीके से याद रख सकते हैं। अगली रचना है फूलों का सर। ये 1850 ईस्वी में लिखा गया है। ये गद्य विधा है और ये J.A. शर्मन के द्वारा लिखी गई रचना है। आगे बढ़ते हैं। कागज के फूल। कागज के फूल नाम से एक काव्य की रचना की गई है जो कि भारत भूषण अग्रवाल की है। तो भारत में हम क्या करते हैं, कागज से भी फूल बनाते हैं ना, कागज से हम फूल बनाते हैं ना, हम भारत में रहते हैं तो भारत में हमने भाई बचपन में बनाया है, कागज से फूल बनाए हैं, गिफ्ट किए हैं। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं, कागज के फूल भारत में बनाए, यानी कि भारत भूषण अग्रवाल। ये हो गई। अगली रचना है फूल नाम है एक। ये 1985 ईस्वी का काव्य है और ये त्रिलोचन की रचना है। किसकी है, त्रिलोचन की है। तो कह सकते हैं तीन लोचन से देखने के बाद सभी ने जो है ये तय किया कि इसको, ये फूल जो है इसका एक ही नाम है, फूल नाम है एक। ये तीन लोचन मतलब तीन लोगों के नेत्रों से देखने के बाद ये तय किया गया कि फूल नाम है एक। ये 1985 ईस्वी का क्या है, काव्य है। आगे देखते हैं। अगली रचना है मिट्टी और फूल। मिट्टी और फूल 1942 ईस्वी में लिखा गया है। ये भी काव्य है जो कि नरेंद्र शर्मा के द्वारा लिखी गई रचना है। आगे है खादी के फूल। खादी के फूल 1948 ईस्वी का काव्य है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है जो कि परीक्षा में पूछी जाती है। ये हरिवंश राय बच्चन और पंत जी दो लोगों ने मिलकर इसकी रचना की है, इसलिए ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। खादी के फूल किसकी रचना है, ये सुमित्रा नंदन पंत और हरिवंश राय बच्चन दोनों लोगों ने मिलकर इसकी रचना की थी 1948 ईस्वी में और ये काव्य विधा है। आगे चलते हैं। अगली रचना है पूजा फूल। तो पूजा फूल जो है ये भी काव्य विधा है और ये है मुकुटधर पांडे की रचना है। मुकुट लगाकर पूजा के लिए फूल लेने गए थे। पूजा फूल जो है काव्य है मुकुटधर पांडे का। आगे चलते हैं। अगली रचना है फूल पत्ते। 1935 ईस्वी में लिखा गया काव्य है। किसका है, हरिऔध जी का है फूल पत्ते। फूल मंजरी नाम से काव्य है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है। फूल मंजरी किसकी रचना है, तो ये है मतीराम जी की। मतीराम जी का काव्य है फूल मंजरी। अगली रचना है पत्थर के फूल। तो पत्थर के फूल क्या है, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। पत्थर के फूल सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। अगली है रचना फूलों का गुच्छा। तो फूलों का गुच्छा जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। ये सभी को याद होगा, अगर नहीं याद है तो इसको याद रख सकते हैं कि देखिए जब फूल ढेर सारे होते हैं तो अगर अलग अलग हैं तो आप उनको उठा सकते हैं, और फूलों का गुच्छा मतलब ढेर सारे फूलों को एक में बांध दिया जाए, उसका गुच्छा बना दिया जाए तो वो कैसा हो जाता है, वो भारी हो जाता है। भारी से आप याद रखिएगा, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है फूलों का गुच्छा। अगली रचना है रक्त के फूल। तो रक्त के फूल किसके हैं, योगेश कुमार के। योगेश कुमार की रचना है रक्त के फूल। आगे है चिता के फूल। तो चिता के फूल जो है ये रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है, चिता के फूल। अगली रचना है कर्ण फूल, जो कि 1936 ईस्वी में लिखी गई रचना है, काव्य विधा है। ये नरेंद्र शर्मा की रचना है। आगे बढ़ते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट ही रचना है। जितनी भी रचनाएं पढ़ी जा रही हैं सारी की सारी बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हम देखते हैं अगली रचना है झउआ के फूल। झउआ के फूल किसकी है, मदन वात्स्यायन की रचना है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कुछ अलग नाम थोड़ा सा हटके है तो प्रश्न बन सकता है कि झउआ के फूल किसकी रचना है, तो मदन वात्स्यायन जी की है। पिता के फूल। पिता के फूल ये उमाशंकर जोशी की रचना है। उमाशंकर जोशी की रचना है पिता के फूल। उमाशंकर जोशी यानी कि उमा यानी कि पार्वती जी का पर्यायवाची है, पार्वती जी और शंकर जी। पार्वती जी और शंकर जी दोनों लोगों के पास जो है पिता के फूल हैं। दोनों लोगों के पास पिता के फूल किसके पास है, या फिर आप ऐसे जोड़ सकते हैं कि पिता के फूल ये किसके पास है, ये शंकर जी और पार्वती जी के पास है। इस तरीके से याद रख सकते हैं उमा शंकर। आगे है चमेली के फूल। तो चमेली के फूल डॉक्टर गोपाल राय परस्पर के पास है। गोपाल राय परस्पर के पास है चमेली के फूल। कमल के फूल। कमल के फूल जो है ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। तो भवानी के पास कमल का फूल है। अगली रचना है जूही के फूल। तो जूही के जो फूल है वो रामकुमार वर्मा के पास है। तो रामकुमार वर्मा की रचना है जूही के फूल। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है।
अगली रचना की बात करें तो अगली है शिरीष के फूल। शिरीष के फूल ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। हमने पीछे एक रचना पढ़ी थी अशोक के फूल, जो कि निबंध संग्रह थी, वो भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। और यहाँ पर है शिरीष के फूल, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। आगे एक रचना पड़ती है बरगद के फूल। तो बरगद के जो फूल है ये रेणु की रचना है। आगे है पलाश के फूल। पलाश के फूल अमरकांत की रचना है। पलाश के फूल जो है ये अमरकांत की रचना है। केवड़े के फूल शिव प्रसाद की रचना है। आगे है पूजा के फूल। तो पूजा के फूल रामदर्श मिश्र की रचना है। देखिए हमने एक आगे पहले रचना पढ़ी है, कौन सी रचना है, वो है पूजा फूल। तो पूजा फूल नाम से एक काव्य लिखा गया था जो कि मुकुटधर पांडे का है। मुकुट लगाकर पूजा फूल लेने गए थे, इस तरीके से याद रख सकते हैं। और कहेंगे पूजा के फूल लेने कौन गया था, तो रामदर्श मिश्र, यानी कि राम के दर्शन, हमको राम जी का दर्शन करना था। राम जी के दर्शन के लिए हम पूजा के लिए फूल लेने गए थे। भाई जब जाते हैं ना भगवान के पास तो पूजा के फूल लेके जाते हैं। तो पूजा के फूल लेकर हम कहाँ गए थे, राम जी का दर्शन करने, तो रामदर्श मिश्र। और जो पूजा फूल है, पूजा फूल जो है ये मुकुट लगाकर गए थे। इस तरीके से दोनों को याद रखिएगा। फिर अगली रचना है और यही लास्ट है चितवन के फूल। तो चितवन के फूल जो है ये एक गद्य गीत है जो कि माधव प्रसाद पांडे की रचना है, चितवन के फूल। तो जितनी भी फूल नाम से रचनाएं थी आज हमने सभी देख ली, सभी का विस्तृत अध्ययन कर लिया। और क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, पर उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें एक जगह मिल गई होंगी और आप अच्छे से इनको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। और इस तरह की और भी वीडियोज़ अगर आप चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।